हेलो एवरीवन, ये हमारी सेकंड क्लास है मोटिवेशन की। दिस इज़ मोटिवेशन पार्ट 2। मोटिवेशन पार्ट 1 में हमने देखा था कंटेंट बेस्ड थ्योरी और मोटिवेशन पार्ट 2 में हम देखेंगे प्रोसेस बेस्ड थ्योरीज। सो अगर किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई विल इंसिस्ट कि वो पहला पार्ट देख के सेकंड पार्ट को देखें, तो देन दे विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज़ द प्रोसेस बेस्ड थ्योरीज। इन थ्योरीज़ में अगर मैं बात करूँ तो मोटा मोटा हम दो थ्योरीज़ को देखेंगे। एक है हमारे पास व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी and the second one is Adams equity theory। तो हर थ्योरी के बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को अगर मैं एक डायग्राम से बनाने की कोशिश करूं तो इसको मैं बनाऊंगा ऐसे। सो दिस इज योर एक्सपेक्टेंसी, this is your instrumentality and this is your valence। so व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में आपको ये तीन चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए, विच इज़ एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और वैलेंस। ओके, तो इसको मैं नाम दूंगा एफर्ट, इसको मैं नाम दूंगा परफॉर्मेंस और इसको मैं नाम दूंगा रिवॉर्ड्स। तो इसमें हमें जो सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना है वो ये पूछना है कि विल माई एफर्ट लीड टू हायर परफॉर्मेंस। दूसरा क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है कि विल परफॉर्मेंस लीड टू आउटकम्स। और तीसरा क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछना वो है कि डू आई फाउंड द आउटकम्स डिजायरेबल। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास आता है एफर्ट, देन परफॉर्मेंस, देन रिवॉर्ड्स। इन तीनों के बीच में एक इंटर कनेक्शन है। तो इस एक्सपेक्टेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपेक्टेंसी बोलता है विल माई एफर्ट लीड टू हायर परफॉर्मेंस। सपोज करिए आपका एक एग्ज़ाम है, ठीक है, और आपको एक दिन पहले रात में बैठ के उस एग्ज़ाम के बारे में पढ़ना है, जैसे इंजीनियर्स करते हैं जनरली वैसा। तो आपको अपने आप से ये पूछना है कि यार मैं पूरे दिन अगर रात में पढ़ूंगा तो क्या मैं अगले दिन अच्छे से एग्ज़ाम दे पाऊंगा, मैं अच्छे से एग्ज़ाम कर पाऊंगा। ठीक है, ये आपका हो गया एक्सपेक्टेंसी। अब हम इंस्ट्रूमेंटलिटी बात करते हैं कि अच्छा अगर मैंने अच्छे से एग्ज़ाम दे दिया क्या मेरे रिजल्ट्स और ग्रेड्स अच्छे आएंगे, तो दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटलिटी। और बैलेंस में हम क्या करेंगे कि यार मेरे जो अच्छे ग्रेड्स आ गए तो वो क्या मेरे लिए अच्छे हैं, ये मेरी प्लेसमेंट्स में काम आएंगे, तो यस वो मेरे लिए अच्छे हैं। तो दिस इज़ योर बैलेंस। दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ओके, तो अगर मैं एक्सपेक्टेंसी की बात करूं, ठीक है, एक्सपेक्टेंसी में हमारे पास तीन चीज़ आ जाती हैं जो आपके एक्सपेक्टेंसी को अफेक्ट करेगी। पहला है आपका सेल्फ एफिकेसी, ठीक है, सेल्फ एफिकेसी। सेकंड आता है गोल डिफिकल्टी। थर्ड आता है आपका परसीव्ड कंट्रोल। तो सेल्फ एफिकेसी मतलब आपका अपने आप पर बिलीफ कितना है। अगर आपका जितना ज़्यादा आपके ऊपर अपना बिलीफ होगा उतनी आपकी एक्सपेक्टेंसी हाई होगी, जितना आपका आत्मविश्वास होगा उतनी ही आपकी एक्सपेक्टेंसी हाई होगी। अच्छा, गोल डिफ़िकल्टी आता है, तो गोल डिफ़िकल्टी जितना ज़्यादा आपका गोल डिफ़िकल्ट होगा उतनी एक्सपेक्टेंसी आपकी कम हो जाएगी। तो जितना कम डिफ़िकल्ट होगा उतनी एक्सपेक्टेंसी आपकी हाई हो जाएगी। परसीव्ड कंट्रोल का मतलब ये है कि आपका कंट्रोल कितना है उस सिचुएशन पर जो होने वाली है। ठीक है, मतलब कि जो रिजल्ट्स आने वाला है तो आपका कंट्रोल है कितना। ठीक है, तो या आप कुछ मेहनत करें आपको मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका कंट्रोल है कितना उस चीज़ पर। ओके, सो देयर आर थ्री फैक्टर्स विच डिफाइंस योर एक्सपेक्टेंसी, सेल्फ एफिकेसी, गोल डिफिकल्टी एंड परसीव्ड कंट्रोल। अब आता है हमारा इंस्ट्रूमेंटलिटी। इंस्ट्रूमेंटलिटी में आपको क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटलिटी आपका तब एग्जिस्ट करेगी जब पहले आपका ट्रस्ट होना चाहिए। जो लोग आपके रिजल्ट्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं, जो लोग आउटकम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका उन पे ट्रस्ट है कि नहीं है। पहला चीज़ ये डिफ़ाइन करेगा इंस्ट्रूमेंटलिटी को। दूसरी चीज़ डिफ़ाइन करेगा कंट्रोल, कि आपका कंट्रोल है या नहीं जो डिसीजंस मेड हो रहे हैं उनमें। कि मतलब अगर वो लोग रिजल्ट सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो सब लोगों को रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या आपके मेहनत करने से वो रिज़ल्ट
आपको मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। तो दिस इज योर कंट्रोल ऑफ हाउ द डिसीजंस आर बीइंग मेड। पॉलिसीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिसीज इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कोरिलेशन बिटवीन परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स। तो दिस इज योर इंस्ट्रूमेंटेलिटी। अब हम थर्ड आते हैं वैलेंस पर। सो वैलेंस क्या है? वैलेंस इज नथिंग बट योर आउटकम। ओके, तो हर किसी को, जैसे सब लोग कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, बट फल की चिंता हर कोई करता है। तो दैट इज़ योर फल ओनली। तो सो वैलेंस की जो वैल्यू हो सकती हैं, दे आर 3 वैल्यूज़। इट कैन बी -1, इट कैन बी 0 और इट कैन बी +1। -1 में क्या है कि आप उसको अवॉइड कर रहे हो, आप उस जो आउटकम आने वाली है, यू आर अवॉइडिंग द आउटकम्स। ओके, और 0 मतलब क्या है? यू आर बिकमिंग इनडिफरेंट, मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ता यार वो हो ना हो, ठीक है। और +1 का मतलब क्या है कि यू आर वेलकमिंग द आउटकम्स। तो दिस इज योर बैलेंस। ओके, यहाँ पर एक मोटिवेशन फोर्स है। मोटिवेशन फोर्स को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो हम कैसे बोलेंगे? दैट इज एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी इनटू बैलेंस। सो ये एक फॉर्मूला दिया गया है मोटिवेशन फोर्स के लिए। दिस इज एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी और इनटू बैलेंस। और यही जो फॉर्मूला है, यही इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म बन गया। बाय क्रिटिसिज्म इसलिए कि उन्होंने बोला कि ये जो आपने मल्टीप्लिकेशन लगा रखा है, तो अगर मान लो इनमें से कोई भी चीज़ 0 हो गई, ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ 0 हो गई, तो हमारी जो मोटिवेशनल फोर्स है वो तो पूरी 0 हो जाएगी। ओके, पर ऐसा होता नहीं है। कभी कभी हमें नहीं पता होता हमारा क्या परिणाम होगा, हमारा क्या रिजल्ट क्या होगा, हमें अच्छा फल मिलेगा नहीं मिलेगा, पर उसके बाद भी हम लोग मेहनत करते हैं, राइट। उसके बाद भी हम लोग मेहनत करते हैं, हमें नहीं पता। अब जैसे हम लोग RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, तो आपको नहीं पता आपका होगा नहीं होगा, बट स्टिल आप लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं, राइट। सो इन दैट वे उन्होंने सजेस्ट किया कि मल्टीप्लिकेशन की जगह यहाँ पर होना चाहिए एडिशन। तो इट हैज़ टू बी मोटिवेशनल फोर्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी प्लस इंस्ट्रूमेंटेलिटी प्लस बैलेंस। सो ये एक इसका क्रिटिसिज्म था मोटिवेशनल फोर्स से रिलेटेड। ओके, समझते हैं एडम्स इक्विटी थ्योरी को। एडम्स इक्विटी थ्योरी, ओके, तो इसमें क्या है, हमें सबसे पहले एडम का पूरा नाम पता होना चाहिए। इट इज़ जॉन स्टेसी एडम्स। ओके, तो इसमें हमारे पास 2 चीज़ आती हैं। पहला आता है इक्विटी नॉर्म और दूसरा आता है सोशल कंपैरिजन। इक्विटी नॉर्म्स में आप क्या करते हैं? इक्विटी नॉर्म्स में आप अपने आउटपुट को अपने इनपुट से कंपेयर करते हैं कि यार जो मैंने इतना आउटपुट दिया है, मुझे इतना आउटपुट मिला है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ कहलाएगी इक्विटी नॉर्म्स, ठीक है। और जब आप किसी दूसरे के इनपुट आउटपुट से अपना इनपुट आउटपुट कंपेयर करते हैं, सो दैट विल बी नोन एज सोशल कंपैरिजन, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इक्विटी नॉर्म्स क्या है? जब आप अपने इनपुट आउटपुट कंपेयर करते हैं, ठीक है। और सोशल कंपैरिजन क्या है? जब आप दूसरों के इनपुट आउटपुट अपने इनपुट आउटपुट से कंपेयर करते हैं, तो दैट इज सोशल कंपैरिजन। तो इसमें 3 तरह की इनिक्विटीज़ होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ इनिक्विटीज़। पहली है आपकी ओवरपेड इनिक्विटी, सेकंड है आपकी अंडरपेड, और थर्ड है आपकी इक्विटी। ओके, ओवरपेड इनिक्विटी एंड दिस इज अंडरपेड इनिक्विटी। अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ओवरपेड से मैं क्या कह रहा हूँ? ओवरपेड से मेरा मतलब है कि जो आपका आउटपुट है वो आपका ज़्यादा है किससे? इनपुट से। मतलब आपने कम एफर्ट्स डाले पर आपको भाई साहब सैलरी मिली है उससे दुगनी। तो आप इसकी वजह से, जैसे किताबों में तो लिखा रहता है कि आप गिल्ट में चले जाओगे, आपको अफसोस होने लगेगा कि अरे यार मैं तो काम भी नहीं किया और मुझे पैसे दुगने मिल गए। पर ये असलियत में ये तो किताबी बातें हैं, पर असलियत में तो आदमी खुश ही होता है कि यार अच्छा चलो कम काम पे भी पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आदमी खुश और कैसे हो सकता है पता नहीं, पर किताबों का यही है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड है आपकी अंडरपेड इनिक्विटी। अंडरपेड इक्विटी में क्या है कि आपको गुस्सा आने लगेगा। आपको गुस्सा इसलिए आने लगेगा कि जो आपके आउटपुट होंगे वो कम होंगे किससे? इनपुट से। मतलब आप दिन रात लगे हुए हो अपने किसी प्रोजेक्ट पे, पर उसके बाद भी जो आपकी सैलरी है वो बहुत कम है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा? आप गुस्सा हो जाएगा, एंगर विल टेक प्लेस। ओके, और इक्विटी में क्या है? इक्विटी में
ये सबसे आइडियलाइज कंडीशन है कि भाई जितना आपने आउटपुट दिया, मतलब जितना आपका इनपुट दिया उतना आपको आउटपुट मिल गया। सो एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज योर इक्विटी नॉर्म्स। अगर मुझे रीस्टैब्लिश करनी हो इक्विटी, रीस्टैब्लिश इक्विटी, तो इसके मेरे पास 6 तरीके हैं। वो 6 तरीके क्या क्या हैं मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। या तो आप चेंज कर दो अपने इनपुट, या आप चेंज कर दो आप अपने आउटपुट, ठीक है, या फिर आप करो डिस्टॉर्ट परसेप्शन ऑफ सेल्फ, फोर्थ करो डिस्टॉर्ट परसेप्शन ऑफ अदर्स, ठीक है, और फिफ्थ आप कर सकते हो चूज अ डिफरेंट रेफरेंट, और सिक्स्थ आप कर सकते हो लीव द फील्ड, मतलब मैदान ही छोड़ के भाग जाओ, ठीक है। तो रीस्टैब्लिश कैसे कर सकते हैं आप इक्विटी को, कि भाई या तो आप अपने इनपुट्स चेंज कर लो, या तो आप अपने इनपुट चेंज कर लो, या आप अपने आउटपुट को चेंज कर लो, एक्सपेक्टेशन कम कर लो, या फिर आप अपना डिस्टॉर्ट कर लो परसेप्शन खुद का, या फिर दूसरों का परसेप्शन डिस्टॉर्ट कर लो, या फिर आप कोई दूसरा रेफरेंट यूज़ कर लो, किसी दूसरे व्यक्ति से आप देखना स्टार्ट करो अपना कंपैरिजन, और या फिर आप मैदान ही छोड़ दो, भैया ठीक है जो है जैसा है, हम मैदान ही छोड़ के भाग रहे हैं। सो दिस इज योर 6 ways how you can reestablish an equity. Okay, हम बात करते हैं रेफरेंस इन इक्विटी थ्योरी। रेफरेंस इन इक्विटी थ्योरी, सो इसमें क्या है, इसमें 4 रेफरेंस हैं। पहला आता है आपका सेल्फ इनसाइड, दूसरा आता है आपका सेल्फ आउटसाइड, ठीक है, और थर्ड आता है आपका अदर इनसाइड, और फोर्थ आता है आपका अदर आउटसाइड। इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सेल्फ इनसाइड से मतलब क्या है कि आप सपोज़ करिए आप एक कंपनी में लगे हुए हैं, ठीक है, आप एक कंपनी में पहले असिस्टेंट मैनेजर थे और फिर उसके बाद आप बन गए मैनेजर। तो आप अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर कर रहे हैं कि यार मैं असिस्टेंट मैनेजर था तब मेरा इनपुट आउटपुट ऐसा था, और जब मैं मैनेजर बना तो मेरा इनपुट आउटपुट ऐसा है। तो आप अपने आप को ही डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट पोजीशन पर कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ योर सेल्फ इनसाइड। सेल्फ आउटसाइड में क्या है कि आप सपोज़ करिए आप एक कंपनी में थे, ठीक है, आप एक कंपनी में थे, आपने वो छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, ठीक है, आप लेट से आप लार्सन एंड टुब्रो में थे, लार्सन टुब्रो छोड़ के आपने शाहपुर पालोंजी ज्वाइन कर ली। तो जब आप शाहपुर पालोंजी में, तो आप अपने उस फेस को कंपेयर करें, जब मैं एल में था तब ऐसा था, और जब मैं अब शाहपुर पालोंजी में हूँ तब ऐसा है। तो दिस इज योर सेल्फ आउटसाइड। अच्छा, अदर इनसाइड में क्या है, अदर इनसाइड में आप क्या करेंगे, अदर इनसाइड में आप क्या करेंगे, आप दूसरे व्यक्ति को जो आपकी कंपनी में होगा, सपोज करिए आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, दूसरा व्यक्ति भी असिस्टेंट मैनेजर है एक कंपनी में, तो आप उसको इनपुट आउटपुट से अपना इनपुट आउटपुट कंपेयर कर रहे हो। सो दैट इज़ योर अदर इनसाइड। अदर आउटसाइड में क्या है कि कोई बाहरी व्यक्ति है दूसरी कंपनी का, सपोज करिए आप लार्सन एंड टुब्रो में, एक आदमी शाहपुर पालोंजी में है, तो आप अपने इनपुट आउटपुट को उस शाहपुर पालोंजी वाले से कंपेयर कर रहे हो, मतलब उसके इनपुट आउटपुट को अपने इनपुट आउटपुट से कंपेयर करो, दैट इज योर अदर आउटसाइड। सो देयर आर 4 रेफरेंस इन इक्विटी थ्योरी। आई होप यू गेट इट, सेल्फ इनसाइड, सेल्फ आउटसाइड, अदर इनसाइड, अदर आउटसाइड। नाउ इसके साथ साथ हम एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बहुत छोटा टॉपिक है, बट दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन मोरल एंड मोटिवेशन। ओके, मोरल एंड मोटिवेशन। ओके, अब हम समझते हैं मोटिवेशन और मोरल में। तो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन यूज़ होता है इंडिविजुअल के केस में, और जो मोरल यूज़ होता है वो होता है ग्रुप में। तो ग्रुप की बात करेंगे तो मोरल की बात करेंगे, इंडिविजुअल की बात करेंगे तो मोटिवेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो अब क्या, हाई मोटिवेशन हमेशा लीड करता है हाई प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है। हाई मोटिवेशन ऑलवेज लीड्स टू हाई प्रोडक्टिविटी, बट हाई मोरल डजंट ऑलवेज लीड टू हाई प्रोडक्टिविटी। मतलब कि हाई मोटिवेशन होगी तब तो आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, ये तो कन्फर्म है, पर ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपका हाई मोरल है ग्रुप का तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी हाई हो। ओके, तो दिस इज़ योर फर्स्ट, दिस इज़ योर सेकंड। और थर्ड हम बात करते हैं कि हाई मोटिवेशन से आपकी गारंटी हो जाती है किसकी, हाई मोरल की। हाई मोटिवेशन ऑलवेज लीड्स टू हाई मोरल। ओके, बट क्या हाई मोटिवेशन आपको देगा, नहीं। हाई मोरल will never lead you guarantee to high motivation. Okay, so
So this is very important, that high motivation will always lead to high morale, but high morale will never lead to high motivation. Okay, then फोर्थ हम आते हैं कि जब भी हम बात करेंगे तो मोटिवेशन जो होगा, मोटिवेशन विल टेक प्लेस द प्राइमरी कंसर्न, मोटिवेशन विल बी द प्राइमरी कंसर्न. ओके, जो आपका मोराल होगा, मोराल इज सेकेंडरी फेनोमेना, मोराल इज सेकेंडरी फेनोमेना. So this was your second video on process based theories of motivation. So if you like the video, please hit like, subscribe and share with your friends, and this will motivate me to make more videos on RBI grade B management part. I'll also make videos on RBI finance part. So I hope you all will show some love by liking, sharing and subscribing. So thank you so much.